हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैंने 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 146वां स्थान प्राप्त किया था और उसके आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए या इंटरव्यू में कैसे बेहतर मार्क्स प्राप्त किए जाए। मेरे मार्क्स लगातार यूपीएससी परीक्षा में मैं कहूँगा कि मतलब एक काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर तक मैं पहुँचा हूँ। खास करके इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 129 आए थे, देन 154 आए, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 184 भी आए हैं। तो कुछ मेरे जो इंटरव्यू के अनुभव रहे उसके आधार पर आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस आधार पे बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने लगातार प्रैक्टिस करके अब एक बेहतर मार्क्स प्राप्त किया है। तो हो सकता है मेरे अनुभव आपके कुछ काम आ जाए। सबसे पहले तो हम लोग जो इंटरव्यू है उसकी कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान देंगे कि मतलब किन क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो कि इंटरव्यू में ड्रेस क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप मेल हैं तो मुझे लगता है कि सूट या ब्लेज़र ज़्यादा अच्छा रहेगा खास करके, या फिर सिंपल आप शर्ट भी पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो चूड़ीदार या फिर साड़ी पहन सकते हैं। जहाँ तक बात है ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं। रही बात अगर ड्रेसिंग के बाद की बात की जाए तो एक मेन प्रश्न ये आता है कि इंटरव्यू में मुझे क्या पढ़ना चाहिए या क्या हमारी तैयारी का किस डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो कुछ इंटरव्यू के खास पहलू हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, मुझे लगता है कि मोस्टली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन एराइज होते हैं खास करके यूपीएससी के इंटरव्यू में, वो आपके पर्सनल प्रोफाइल से ज़्यादा रिलेट करते हैं। दूसरा जो पहलू आता है, ग्रेजुएशन किससे किया है आपने। लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो वहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। लाइक अगर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है, बीए किया है आपने, तो वहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे लगातार फोकस करते हैं। इसके अलावा आपका सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। जैसे मेरा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मुझसे वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए सामाजिक मुद्दों पर खास करके, जो मैं डिस्कस करूँगा बाद में। तो एक तीसरा पार्ट होता है आपके ऑप्शनल से लेकर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चौथा जो प्रोफाइल है कि करंट अफेयर के मुद्दों से भी क्वेश्चन उठते हैं, कि करंट अफेयर के मुद्दों में कि आजकल के जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें क्या चल रहा है, हमारे इकोनॉमिक फील्ड में क्या चल रहा है, जो खास करके ऐसे मुद्दे जो आपके प्रोफाइल से रिलेट करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर के मुद्दे भी होते हैं, कुछ जनरलाइज्ड टॉपिक्स भी होते हैं। जनरलाइज्ड टॉपिक्स की मैं बात करूं तो लाइक जैसे आप सिविल सेवा परीक्षा में क्यों आना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आप आएंगे तो क्या रिफॉर्म करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो इस तरीके के जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कई बार सिचुएशनल क्वेश्चन भी होते हैं। लाइक जैसे आपको अगर डीएम बना दिया जाए तो आप वहाँ पे क्या मेजर रिफॉर्म करेंगे, या कोई समस्या आई, उस समस्या में बाढ़ की समस्या आ गई तो आप कौन कौन से स्टेप लेते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं दो तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल में थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी होगी। खास करके जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज बेहतर करनी होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर, मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से थोड़ा सा ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करिए, रिसर्च करिए। आसपास के कलीग्स हैं या दोस्त हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, उनसे भी क्योंकि वो उनका अनुभव उस क्षेत्र में रहा है, तो उनसे आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन खुद फ्रेम करिए और पूछिए। इसका इस पर्सनल प्रोफाइल को तैयार करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम करिए। क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, खास करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है, वो तो वो क्वेश्चन आपके तैयार ही होने चाहिए। इसके बाद
सेकंड पार्ट आता है जब आपने अपना काम कर लिया, खास करके जो मुद्दे आपके तैयार हो गए, अब बोलने की प्रैक्टिस है। बोलने की प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना हो सके मॉक इंटरव्यू दीजिए। खास करके अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू बोलने की प्रैक्टिस के लिए एक काम और कर सकते हैं, लाइक जैसे लोग मिरर का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हुए भी आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के संदर्भ में कई सारे विवाद के मुद्दे भी होते हैं जिन पे आपको अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे। लाइक जैसे कि क्या हमें इंटरव्यू में सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए हमेशा, या फिर हम विपक्ष में भी बोल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो बोल रहे हैं उसका लॉजिक कितना क्लियर है, आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आपकी बातों में नहीं झलकना चाहिए कि मैं किसी सरकार को या पुरानी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या नई सरकार की जानबूझकर मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। तो इस तरीके के पहलू नहीं दिखने चाहिए। हाँ, सरकार की नीतियों की निश्चित रूप से आलोचना की जा सकती है, लेकिन वास्तव में हम सभी जानते हैं कि नीतियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन का पहलू कमज़ोर होता है। तो वास्तविकता में सरकार की आलोचना करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि हम उसके कार्यान्वयन के पक्षों पर ज़्यादा आलोचना कर सकते हैं, खास करके प्रशासनिक पहलुओं पर कर सकते हैं, या अन्य जो जिस तरीके से, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी नीति में नहीं होता है तो वो भी एक फेल्योर का कारण होता है, तो आप इस बात की भी आलोचना कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार की बिल्कुल आलोचना कर सकते हैं जहाँ, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। अनावश्यक क्रिटिसाइज़ नहीं करना है हमें, लेकिन हाँ, जहाँ अगर कोई ऐसा पहलू है जहाँ पे सरकार, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है यूपी में या बिहार में, तो इन मुद्दों पर निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं, प्रशासन की, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो एक पहलू इसी तरीके से पूछा जाता है कि क्या हमें फैक्ट पे ज़्यादा बल देना चाहिए या फिर कंसेप्ट पे ज़्यादा बल देना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू, देखिए, फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही, कहीं पे भी अगर आपको अपनी बात प्रूफ करनी है तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फैक्ट अगर आप 2-4 नहीं भी बताएंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो चल जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, फैक्ट कई बार आपकी बातों को सब्सटेंशिएट करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो अगर कोई आप टॉपिक पहले से अगर आपका प्रिपेयर है तो कोशिश करिए कि उससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो भी आप बता दीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछा गया, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाता है मान लीजिए, और वो आप बता नहीं पा रहे हैं, सॉरी सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि भले आप 5-6 क्वेश्चन ना बताएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक रहेगी तो आप 6वां जो क्वेश्चन आएगा आप उस पर छक्का मार सकते हैं, और वो छक्का जब आप मारेंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप कर देगा कि आप आगे वाले क्वेश्चंस के लिए एकदम बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 2-4 क्वेश्चन आप नहीं भी बता पा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और उसके बाद जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इंटरव्यू, उसमें आनंद लेते रहें। इसके बाद ये भी एक प्रश्न रहता है कि क्या हम क्वेश्चंस में गेस वर्क कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, लाइक कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, क्या मैं गेस वर्क इसमें कर सकता हूँ? निश्चित रूप से गेस वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधे मना कर दें, सॉरी सर मुझे नहीं याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप गेस वर्क करते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है, उसे लगता है कि आप अनावश्यक रूप से उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गेस वर्क ना करें। अगर गेस वर्क आपको करना ही है तो आप परमिशन ले लें कि सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्या मैं क्या मैं बताने का प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो अगर परमिशन देते हैं तो आप बताने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने इंटरव्यू में कुछ बातें जो है वो ब्लफ कर सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। जैसे मोस्टली लोग होते हैं जिनकी हॉबीज़ प्रिपेयर नहीं होती। बेसिकली हमारी हॉबीज़ कई बार हम फ्रेम कर लेते हैं हॉबीज़ को, तो वो वास्तविक हॉबीज़ नहीं होती है। तो कई बार उन चीज़ों में ब्लफ करने की स्थिति आ जाती है। मैं आपसे कहूँगा कि ब्लफ करना बिल्कुल गलत है। अगर आप ब्लफ करते हैं तो कहीं भी फंस सकते हैं, और एक बार अगर आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ गया तो आपके मार्क्स मतलब काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे चले जाएंगे। हो सकता है कि जैसे 275 नंबर में हो सकता है आपको 70-80 नंबर भी मिल जाए। तो ब्लफ मत करिए,
ब्लफ करना सबसे ख़तरनाक है। हाँ, अगर जैसे आपकी हॉबीज़ नहीं है और आपने उसे हॉबीज़ में लिख दिया है, तो आप प्रॉपर रिसर्च करिए, आपके पास समय है, रिसर्च करिए और वो प्रिपेयर करिए। जितना मैक्सिमम हो सके लोगों से बात करिए कि इसमें क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से वहाँ पे ब्लफ नहीं करना है आपको। इसके बाद एक चीज़ होती है, लोग पूछते हैं कि हमें आंसर्स में आइडियल होना चाहिए या फिर प्रैग्मेटिक होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। लाइक जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या आप प्रशासन में आने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे, आप अपनी ईमानदारी को एक स्केल 0 से 10 के बीच में कहाँ रखना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको आइडियल ही होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी ईमानदारी को 8 पॉइंट दूंगा। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपकी इंटीग्रिटी में खोट है। तो यहाँ पे आपको फर्मली अपने आप को स्ट्रांगली आपको कहना पड़ेगा कि सर मैं अपने आप को 10 नंबर दूंगा, 0 से 10 के बीच में 10 नंबर दूंगा। तो ये यहाँ पे आपको आइडियल दिखना है, जहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी की बात हो। कहाँ पे प्रैग्मेटिक दिखना है? प्रैग्मेटिक दिखना है जैसे इस तरह की बातें नहीं करनी है कि कल मैं सर प्रशासन में जाऊंगा और सारी चीज़ें सुधार दूंगा, गरीबी बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। तो ये प्रैग्मेटिक यहाँ पे अप्रोच अपनाना है कि मैं सर धीरे धीरे प्रयास करूँगा, प्रशासन में जो कमियाँ हैं उनको सुधारने का प्रयास करूँगा, लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। तो ये प्रैग्मेटिक व्यू अपनाना है, आइडियल नहीं होना है। तो आइडियल और प्रैग्मेटिक इस सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद एक दुविधा की स्थिति रहती है कि बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं ओपिनियन बेस्ड मुद्दे होते हैं, खास करके डिबेटेबल मुद्दे होते हैं, जहाँ पे आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है। तो देखिए, कोई भी इस तरीके का मुद्दा डिबेटेबल मुद्दा होता है तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। आप कौन सा एस्पेक्ट ले रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने एस्पेक्ट को, आप अपने जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके साथ जाइए। लाइक जैसे सबरीमाला में क्या प्रवेश मिलना चाहिए महिलाओं को? कुछ लोग कहेंगे हाँ मिलना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं मिलना चाहिए। आप जो पोजीशन लेते हैं आप अपने स्टैंड के साथ अपनी रीजनिंग को मजबूत करिए, ठीक है? बीच के तर्क में मत जाया करिए। हमेशा एक बात कही जाती है कि आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वहाँ पे आप बीच की स्थिति में नहीं रहिए। खास करके कई बार हम कोशिश करते हैं कि जो मेंस की हमारी स्थिति रहती है तो हम मेंस से उभर नहीं पाते और लगातार उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट सोचने लगते हैं। देखिए, वहाँ पे आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है तो आप एक साइड पे भी जा सकते हैं स्ट्रांगली, ठीक है? आपका जो रीजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पर। हिंदी भाषियों के मन में एक बड़ी दिक्कत होती है कि क्या हिंदी भाषा के होने से मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेंगे? तो मैं कहूँगा कि इस स्थिति से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप हिंदी मीडियम के हैं और आपसे कई बार इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हैं कि सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा माध्यम हिंदी है, आप मुझसे हिंदी में पूछ सकते हैं। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो प्रयास करिए बोलने का, ठीक है? जनरली ये चीज़ें पहले होती थी, अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश माध्यम में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश माध्यम में भी लोगों के ख़राब नंबर आते हैं और हिंदी माध्यम में भी लोगों के अच्छे नंबर आते हैं। मेरे कई सारे दोस्तों के नंबर 180 और 190 के बीच में है। मेरे खुद के नंबर 180 से एबव हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मानसिकता से जितनी जल्दी हो सके, ये जो निगेटिव मानसिकता है उससे निकल जाइए कि हिंदी माध्यम होने के कारण आपको कम नंबर मिलेंगे। ज़रूरत होती है तैयारी की। तैयारी आपको देखिए, अगर हमारी चीज़ें कुछ कमज़ोर हैं, लाइक मेरा कम्युनिकेशन का स्तर कमज़ोर था, मैंने इसको लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास किया और इसके लिए लगातार मैंने लास्ट ईयर मुझे याद है कि लगभग अपने दोस्तों के साथ कई सारे मॉक दिए। लगातार मैं मॉक में इन्वॉल्व रहता था। खास करके मैंने दोस्तों का अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ था। हॉबीज़ किनकी एक साथ है, किनका जो वर्क प्लेस है वो मेरे से मैच करता है, होम टाउन किससे मैच करता है, स्टेट किससे मैच करता है, फिर उनके साथ लगातार बैठकर मैं मॉक दिया करता था। तो इस तरीके से अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में अच्छा गेन कर सकते हैं। एक मानसिकता ये रहती है कि इंटरव्यू का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू अगर आपका ख़राब होता है तो आप भले ही सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन सर्विस हो सकता है आपका बहुत नीचे चला जाए। आप जो एक्सपेक्टेड सर्विस कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इंटरव्यू को नेग्लेक्ट मत करिए। इंटरव्यू पे जितना हो सके, अगर आपका इंटरव्यू आपको लगता है कि इंटरव्यू का पहलू आपका थोड़ा सा पर्सनालिटी का पहलू कमज़ोर है तो प्रैक्टिस करिए। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना अच्छा आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। जो लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, काम लग रहे हो, और ख़ास करके आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप जितना देखिए, आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट ही, मतलब रिटायरमेंट की एज पे ही होते हैं, खास करके एबव 60 होते हैं। या तो मैं यही कहूँगा कि उनके साथ वो आपके दादा दादी के समान है। तो जितना आप हम्बल होकर उनसे बातचीत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। एग्रेशन आपकी बातों में नहीं झलकना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहें। आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। धन्यवाद।